नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा आज का नया पॉडकास्ट शो आरजेज रियल टॉक। कि रेशम तुमको मिली मगर परवाह नहीं की, रेशम तुमको मिली मगर परवाह नहीं की, क्योंकि तुम्हारे पांव धूप के आदी ठहरे। चलिए सत्यजीत भाई, आपके पास एक बहुत सारे अच्छे प्लेटफॉर्म से, या ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टरी में जाता है, आपने समाज सेवा की राह क्यों चुनी और इसकी प्रेरणा आपको कैसे? कमल है ये, मैं द्रौपदी महारानी को अपने ओर से उपहार स्वरूप देता हूँ। तो द्रौपदी मना कर देती है कि नहीं, अब ये मैं तो नहीं दूंगी, मगर आपने दिया है तो इस स्वर्ण कमलों से गांव गांव में पथिकों के लिए, साधुओं के लिए और शिक्षा के लिए कई प्रकल्प चलेंगे और उसका नाम होगा समन्वय मंडपम। क्या इस पूरे आपकी अभी तक की जो आपकी यात्रा रही है, जीवन यात्रा कहें, समाज सेवा की यात्रा कहें, कोई ऐसा वाकया हो जो आपके दिल को छू गया हो और जिसने आपकी सोच बदली? जी, एक गांव की बच्ची, ऐसे वर्ग से जहां पढ़ाई लिखाई से वंचित रखा जाता है, बच्चियों की जल्दी शादी कर दी जाती है, तो उसने लगातार मेहनत की, पढ़ाई की, और ऐसे अवसर आए जब वो बीच में सब कुछ छोड़ के वापस जाना चाहती थी। तो कि युवाओं के लिए या इस देशवासियों के लिए या बीना वासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपना जीवन स्तर सुधारे या आगे बढ़े? देखिए भाई साहब, एक तो जिसका जो विषय है आप उसके सामने वो विषय रखें। जी, देखिए मान लीजिए मेरे को राजेश भाई साहब से कुछ कहना है, अब मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, मैं 4 लोगों से राजेश भाई साहब की बुराई कर रहा हूं, तो उससे क्या फर्क मिलेगा? उससे कुछ नहीं होना। जो बात है वो सीधी करें। सीधी। आपके प्रतिनिधि से कोई विषय है उसको रखिए, आपका अधिकारी से विषय उसको रखिए, और यही परिवारों में हो कि आपकी जो बात है वो सीधी सीधी रखो, स्पष्ट रखो। साथ हम यहाँ से विदाई देना चाहेंगे कि वो खुद तय करते हैं मंजिलें आसमानों की, वो खुद तय करते हैं मंजिलें आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यजीत भाई, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा आज का नया पॉडकास्ट शो आरजेज रियल टॉक। आरजेज रियल टॉक में जैसा हमने आपसे वादा किया है, हम कोई बहुत बड़ी हस्तियों को, बहुत बड़े कलाकारों को, बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ को अपने स्टूडियो में नहीं बुला के ज़मीन से जुड़े लोगों से, जिन्होंने ज़मीन से आसमान तक का सफ़र तय किया है, ऐसे व्यक्तित्वों से हम आपकी चर्चा कराते हैं, उनके अनुभवों को आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज के इस नए पॉडकास्ट शो में हमारे साथ आए हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी, जिनके बारे में पहले हम जरूर कहना चाहेंगे कि रेशम तुमको मिली मगर परवाह नहीं की, रेशम तुमको मिली मगर परवाह नहीं की, क्योंकि तुम्हारे पांव धूप के आदी ठहरे। मोड़ अनेकों आए लेकिन सत्य न छोड़ा, छोड़ किनारे डूबे हरदम गहरे गहरे। हिमगिरी के सम्मान तुम्हारी क्या परिभाषा, तुम युवाओं की पहचान तुम्हारी क्या परिभाषा। सत्य न छोड़ा, ऐसे ही सत्यजीत सिंह ठाकुर, वरिष्ठ समाज सेवी, बल्कि हम यही कहेंगे कि युवा रहकर भी वरिष्ठ समाज सेवी का दर्जा पाने वाले सत्यजीत सिंह ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्यजीत भाई भैया हमारे साथ के। धन्यवाद आपका। सिर्फ बीना शहर के लिए नहीं, सिर्फ सागर जिले के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए, जो हमेशा कुछ अलग कर गुजरने की फिराक में रहते हैं। समाज सेवा बहुत सारे लोग करते हैं, हजारों सैकड़ों समाज सेवी हमारे देश में सक्रिय हैं, काम करते हैं अलग अलग फील्ड पर, लेकिन सत्यजीत सिंह ठाकुर वो चीज़ें निकाल के लाते हैं जिनके बारे में लोगों की सोच जाती ही नहीं, समाज सेवियों की सोच जाती ही नहीं। हमें खुशी है कि सत्यजीत सिंह ठाकुर जैसे समाज सेवी और उन्नत कृषक हमारे बीच आज यहाँ पर आए हैं। तो हम शुरू करते हैं सत्यजीत भाई, बड़ी सामान्य सी फॉर्मेलिटी सी है कि सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि पारिवारिक बैकग्राउंड आपका क्या कैसा रहा, किस बैकग्राउंड से आप आए, चूँकि आप समाज सेवा में भी हो और उन्नत कृषक भी हो, आप कृषि की बहुत सारी जानकारियाँ भी रखते हो, किसानों को भी आप लगातार मोटिवेट करते हो, तो आप अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए। भाई साहब, आपने काफ़ी सारा परिचय दिया और
हालांकि हम तो एक बहुत छोटे से व्यक्ति हैं, आपका बड़ा परिचय आपने हमारा दिया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। पारिवारिक पृष्ठभूमि में मेरे पिताजी शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और उनका एक बहुत लंबा संघर्ष रहा है। तो जब से हमने होश संभाला तब से हमने उनके संघर्ष को देखा है कि किस तरह वो लोगों के लिए सेवा देने में तत्पर रहते, पूरा दिन भर अस्पताल में रहते, एक कम से कम शुल्क में लोगों का इलाज करते, गांव के बच्चे आते हैं। तो शुरुआत हमारी, हम लोग किराए के घर में रहा करते थे, हमारा खुद का घर भी नहीं था, लेकिन पिताजी ने जो संघर्ष किया उसके बाद फिर ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और न केवल सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर क्षेत्र में हमको बड़ा सुख समृद्धि का पर्यावरण मिला रहने के लिए। कहीं कोई कमी नहीं रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। और वैसे ही माता जी का, तो हम ये नहीं कह सकते कि बचपन कठिन रहा, बहुत सुखमय रहा, ईश्वर की खूब कृपा रही। और आप जैसे बड़े भाई, आपने तो बचपन से हम लोगों को कविता कहना, आज लगभग मेरी 10,000 से ऊपर कविताएं हैं। तो हम कहीं ना कहीं मानते हैं, एसपी जैन सर थे, आप थे, तो आप लोगों ने भी उस छोटी उम्र में, जब हम चौथी तीसरी में थे, आप लोग प्रोत्साहित करते थे कविताओं के लिए। तो आज उसका ही कारण है कि हम लोग मुखर होकर अपनी चीज़ों को समाज के सामने रख पाते हैं। तो बाकी पढ़ाई में, क्षेत्र में दोस्त अच्छे रहे, सभी आसपास के जो जान पहचान के लोग थे वो अच्छे रहे। तो बीना के लिए बहुत धन्यवाद देंगे। बीना का एक समृद्ध और सकारात्मक परिवेश मिला शुरू से। कभी बीना से ऐसा नहीं लगा कि हम छोटी जगह में हैं तो हम यहाँ क्यों हैं। बीना का वातावरण, बीना के लोग, बहुत भला स्थान है और यहाँ खूब तरक्की कर सकता है व्यक्ति अगर वो चाहे तो। बढ़िया बात कही। हमें याद है सत्यजीत भाई, जब जिस जगह पे हम रहते थे बिलगैया वार्ड में, वहाँ पे डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल था, उनसे बहुत अच्छे पारिवारिक संबंध रहे। तो जब आपकी मम्मी यानी हमारी भाभी जी जब जनपद की अध्यक्ष बनी, तो जनपद अध्यक्ष बनने के बाद भी हम लोग लगातार मिलते थे। तो जब आपसे मुलाकात होती थी, आप जानते नहीं थे आप हम लोगों के लिए, चूँकि हम आपके पापा के साथ बैठते थे, तो उस समय हमने देखा है आप जब आते थे तो आपके हाथ में उस समय लैपटॉप हुआ करता था। तो हम पूछते थे क्या है, तो बताते थे भाई साहब की लैपटॉप लिए हैं। और ये तो डिजिटल युग में तो आप उसी समय पहुंच गए थे। लगभग आज से हम 20-25 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो लगता था, और आपकी हर चीज़ हम देखते थे, आप अपडेट रहते थे। एक दो बार आपको शायद याद होगा, नहीं होगा, एक बार आप आए होंगे गाड़ी से, तो आप वहीं बाहर बैठ गए, तो आपकी पूरी दिन भर की कार्य प्रणाली के, अब हम इससे मिलना है, तो हमने कहा ये क्या है, तो डॉक्टर साहब से हमने कहा इतना सा लड़का है, मैं कैसे कर पा रहा, कह लगे नहीं उसका अलग ही है, वो अलग ही तरीके से काम कर रहा है। तो ये चीज़ें काबिलियत आप में थी, इसलिए आज आप इस मुकाम तक। भाई साहब, आज भी हमारा डायरी में प्लान रहता है, एक दिन का क्या प्लान है, हफ्ते का क्या प्लान है, महीने का क्या प्लान है, और वर्ष भर के हमारे क्या कार्य योजना है, वो अभी भी हम बना के चलते हैं। और आपने डिजिटल युग की बात करी, तो दिल्लीबाजार.com जो दिल्ली के सारे बाज़ारों को कवर करती थी वेबसाइट, जिसमें फर्नीचर वाले भी थे, हार्डवेयर वाले भी थे, होटल्स भी थे, ये हमने कॉलेज से निकलते ही साथ एक डोमेन तैयार करके और दिल्ली के लगभग 5,000 व्यापारियों को अपने साथ जोड़ लिया था। ये बहुत बड़ी बात है उस समय में, मतलब आज की तो 2002 की बात है, 2002-2001 में, लगभग 22-23 साल पहले। जी जी जी। चलिए सत्यजीत भाई, आपके पास एक बहुत सारे अच्छे प्लेटफॉर्म से, या ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टरी में जाता है, आपने समाज सेवा की राह क्यों चुनी और इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? भाई साहब देखिए, जो दो प्रश्न किया आपने, एक समाज सेवा की राह और प्रेरणा। देखिए, प्रेरणा तो हमारे घर से बेहतर प्रेरणा कहीं और मिलना संभव नहीं है कि कई मरीजों का इलाज निःशुल्क हो रहा है और अपने खाने की भी परवाह नहीं करके और मरीजों को देख रहे हैं। और विशेषकर वो मरीज आते हैं जो गांव के गरीब तबके के मरीज होते हैं। तो प्रेरणा तो अपने पिताजी से मिली। हमारे नाना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, पीएससी के चेयरमैन भी रहे
और उसके बाद भी अंतिम दिनों में भी उनके पास कोई 4 व्हीलर 2 व्हीलर नहीं था। तो इतने साधारण परिवारों को देखते हुए या वहाँ से हम निकल के आए हैं, तो हमको लगता है कि सामाजिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सच में आप कुछ अच्छा बेहतर कर सकते हो। और इस राह में कैसे चले, तो ईश्वर जैसा जिसका लिखता है वो वैसे रास्ते अपने हिसाब से बनाता जाता है। आप अपना रास्ता स्वयं तय करो, ये थोड़ा सा कठिन होता है, अपने आप रास्ता बनता जाता है, आप चलते जाइए बस। लेकिन कहीं ना कहीं मोटिवेशन तो किसी का रहता है। हाँ, मोटिवेशन नाना का, हमारे पिताजी का, ये सब लोगों ने हमको मोटिवेट किया। आपकी जो शुरुआती जिंदगी रही उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई, वो किस तरीके की रही और ऐसा कौन सा मोड़ आया या कि आपको ये लगा कि नहीं अब हमें केवल समाज सेवा के क्षेत्र में उतरना है, लोगों की मदद करना है? भाई साहब, असल में हमने भी कोशिश तो की थी कि हम डॉक्टर बन जाएं, मेडिकल फील्ड में निकल जाएं, लेकिन व्यक्ति कई बार उन रास्तों को चुनने की कोशिश करता है जो रास्ते उसके लिए नहीं हैं। ऐसी परिस्थितियों में वो रास्ते जो उसके लिए हैं वो उसको खुद बुला लेते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि हमने MBA करा, MBA करने के बाद दिल्ली चले गए। दिल्ली में ये dillibazaar.com वेबसाइट स्टार्ट की, फिर बीना आके हमने वेयर हाउसिंग स्टार्ट की। इसके बीच में हमने स्टेट गवर्नमेंट के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किए थे, फंड अलॉटमेंट, फंड एलोकेशन के, मुंबई नगर निगम के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किए थे। तो उस सब को करते देखते हुए कि कितना प्रदूषण दिल्ली में है, कितना भीड़ मुंबई में है, हमको लगा कि नहीं, हम अपने गांव में रहें, यहाँ पे कुछ बेहतर करें, और तब जब कहीं जाके हम वहाँ की भीड़ को रोक सकते हैं। यहाँ लोगों को अवसर मिलना चाहिए काम करने का। हर आदमी बड़े शहर में रहना चाहता है, लग्जरी में रहना चाहता है, अपना व्यक्तिगत विकास करना चाहता है, और जबकि वास्तविकता ये है, आप जब तक समग्र विकास नहीं करोगे, जहाँ रह रहा है उस जगह का नहीं करोगे, तो वो विकास आपका शून्य है। ये हमने देखा है आपका, आप गांव में आप ज़्यादा रहते हो, ग्रामीण क्षेत्रों में या जो आपके पैतृक गांव वगैरह हैं वहाँ पे आपके लगातार कार्यक्रम होते रहते हैं। और ख़ास बात हमने एक चीज़ और देखी सत्यजीत भाई, मतलब हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि आपके जो रिलेटेड गांव हैं, आपसे रिलेटेड, उन गाँवों में हमने देखा है समस्या विहीन टाइप के गाँव हैं। वहाँ के लोगों को रोजगार भी है, वहाँ के लोग मनोरंजन के क्षेत्र में भी आगे, मतलब एक प्रकार से देखा जाए वो बड़े आदर्श गाँव आपने बना दिए हैं। तो उसके पीछे आपकी क्या प्रेरणा रही? हम दो तरीके से समाज सेवा करते हैं, जैसा लोग समझते हैं। एक लोग समझते हैं कि हमने किसी को भोजन करा दिया, भूखे को, ये समाज सेवा है, किसी को कंबल दे दिया, वो समाज सेवा है। जबकि इसका एक आयाम यह है कि आप लोगों को आत्मनिर्भर बना दो, उनको लिखना सिखा दो, पढ़ना सिखा दो, अपनी समस्याओं को उठाना सिखा दो, उचित प्लेटफॉर्म दे दो, वो खुद अपना विकास कर लेंगे। क्योंकि मनुष्य अपना विकास चाहता है, ऐसा कभी नहीं चाहता। आपको जामवंत बनना पड़ेगा, तब आप हनुमान बना पाओगे। और यही एक लक्ष्य है कि हम जहाँ जाएं, हम वहाँ हनुमान बनाएं। बहुत बढ़िया, अच्छा लक्ष्य है आपका। आपने कहा कि कंबल बांटना समाज सेवा नहीं है, खाना बांटना ये सब, तो लेकिन लोग समाज सेवा इसी को मानते हैं। तो क्या इस क्षेत्र में भी आपने कुछ किया है कि लोग ये सब चीज़ें करें? ठीक है, गरीबों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए करना चाहिए, लेकिन इससे हटके भी जो आप कर रहे हो, लोगों को रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, तो ये सब उन्हें करना चाहिए जो अन्य समाज सेवी सकते हैं। कुछ रास्ते कठिन होते हैं, कुछ रास्ते सरल होते हैं। कई बार जैसे एलोपैथिक दवाई लेंगे आप, तुरंत रिलीफ मिलता है आपको। आपने किसी भूखे को भोजन कराया, आपको तुरंत संतुष्टि मिलेगी, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, भोजन वो करेगा। लेकिन जब आप किसी को उसके पैरों पे खड़ा करते हो तो उसमें लंबा समय लगता है, उसकी काउंसलिंग होती है, उसका शिक्षा होता है, उसको रास्ते दिखाने होते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप सरल रास्ता चुन रहे हैं कि कठिन रास्ता चुन रहे हैं। आपका एक NGO भी है, इसकी स्थापना कब हुई, कैसे आपके दिमाग में आया कि हमें एक NGO बनाना चाहिए? एक हमारे मित्र थे दीपक माथुर, अभी भी हमारे मित्र हैं दीपक माथुर। तो हम उस समय हमारी वेयर हाउसिंग स्टार्ट कर रहे थे बीना में, उसके पहले की बात है। हम लोग स्कूल में थे, तो चर्चा चलती रहती थी। वो हमसे बड़े हैं और काफ़ी उनने घूमा है क्षेत्र कि अब NGO बनाना है NGO। तो हमको उस समय समझ में नहीं आता था क्या है कैसा है, लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं, अब ये एक ट्रेंड चल रहा है NGO का। तो 2008 में हमने एक NGO रजिस्टर्ड कराया था, समन्वय मंडपम के नाम से। उस समय एक पुस्तक पढ़ रहे थे, द्रौपदी। तो उस द्रौपदी पुस्तक में एक कथानक था कि जब
युद्ध की समाप्ति हो जाती है तो भीम और द्रौपदी ये आपस में बैठे आराम कर रहे थे और बाकी पांडव भी थे वहाँ पे। तो कहीं से एक स्वर्ण कमल आके गिरता है और क्योंकि अब इनके पास तो कुछ था नहीं, ये सब कुछ हार चुके थे और इनको देश निकाला दे दिया जा चुका था। तो द्रौपदी कहती है कितना सुंदर स्वर्ण कमल है, भीम ये मिल जाता तो मैं इसके आभूषण बना लेती। तो भीम पैदल ढूंढने चले जाते हैं, उनको एक सरोवर दिखता है जिसमें कई स्वर्ण कमल खिले थे। तो उस सरोवर से वो एक स्वर्ण कमल तोड़ लेते हैं। जैसे ही तोड़ते हैं वो मूर्छित होकर वहां गिर जाते हैं। अब जब बहुत देर तक नहीं आते हैं तो युधिष्ठिर, अर्जुन और बाकी सारे पांडवों के पास द्रौपदी जाती है। वो पूरा घटनाक्रम बताती है कि मेरे को पुष्प की अभिलाषा थी, स्वर्ण कमल आया था। तो उनने बोला यार तुमने मेरे भाई को पता नहीं कहाँ फंसा दिया अपने लालच में। अब युधिष्ठिर तो धर्मराज थे, उस सरोवर में पहुंचते ही साथ सबसे पहले उनने प्रणाम किया तो वो कुबेर प्रकट हो गए और कुबेर ने कहा कि मेरा सरोवर है महाराज, मेरे को नहीं पता था कि आपके भाई हैं, मेरे से अनुमति लेके देते तो मैं तो दे देता हूँ और अभी इनकी मूर्छा दूर करता हूँ। भीम खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कुबेर की अब ये सारे जो कमल हैं ये मैं द्रौपदी महारानी को अपने ओर से उपहार स्वरूप देता हूँ। तो द्रौपदी मना कर देती है कि नहीं अब ये मैं तो नहीं दूंगी, मगर आपने दिया है तो इस स्वर्ण कमलों से गांव गांव में पथिकों के लिए, साधुओं के लिए और शिक्षा के लिए कई प्रकल्प चलेंगे और उसका नाम होगा समन्वय मंडपम। अरे वाह। तो वहां से हमको ये नाम समन्वय मंडपम मिला। आचार्य चतुर्सेन जी का उपन्यास था तो समन्वय मंडपम उसका हमने। ये आपने आपके इस नाम को लेके हम लोग नाम जानते हैं, चूंकि आज इंटरव्यू बैठे थे हमने आपसे दर्शकों के लिए वो नाम किया, लेकिन इसकी जो कथानक आपने बताया जो इसके पीछे की, ये वास्तव में बड़ी प्रेरणादायक। तो मतलब जिस तरह द्रौपदी ने एक संकल्प लिया था कि हम इससे पथिकों के लिए रास्ते या अन्य व्यवस्थाएं करेंगे, वही संकल्प लेके हम लोगों ने समन्वय मंडपम को चालू किया है। समन्वय मंडपम बहुत बढ़िया, बहुत तब से लेके अब तक आपकी इस संस्था ने कौन कौन से कार्य किए? देखिए शुरुआत में तो हमको 2-3 साल समझ में नहीं आया कि हमने बना तो ली है एनजीओ, अब इसमें क्या होगा कैसे होगा। लेकिन मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद में एक ब्लॉक समन्वयक द्वारका पाठक जी आए बीना, और द्वारका पाठक जी ने बताया डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, कौन कौन सी आपकी धाराएं हैं, ऑडिट कैसे होता है, प्रेरित किया उनने। तो ये माननीय अनिल माधव दवे जी का एक प्रकल्प है जो उनने शुरू किया था। तो उस प्रकल्प के माध्यम से हम जैसे अनेक एनजीओ खड़े हुए होंगे पूरे मध्य प्रदेश में। तो फिर एक बार जो गति उनने दी तो हम लोगों ने जो पिछड़े इलाके हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ जाके लोगों के दांतों की जांच कराना, उनके लिए कुछ कुछ सामान देना और उनको उचित शिक्षा देना कि वो व्यसन मुक्त हो, तंबाकू ना खाएं। तो इस पे काफ़ी काम किया और उस काम को लोगों ने ऑब्जर्व किया और कई बीमारियां हमको देखने को मिली। उसको हमने टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स के साथ शेयर किया। हम लोगों को अच्छा लगा कि इतने बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के अखबार उन विषयों को लेके आ रहे हैं, रखते हैं, उन पे काम हुआ, प्रशासन ने काम किया। तो फिर ऐसी एक बार आपको ललक लग जाए, ये तो एक तरीके का नशा है, आपको पता लग जाए कि हाँ अच्छा काम हो सकता है तो फिर आप उसी में जुट जाते हो। जी रहा, आपने बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तिकरण। तो इनमें सबसे ज़्यादा संतोष आपको कौन से कार्यक्रम में है कि आत्मसंतुष्टि की हमने ये काम कर दिया, ये बहुत बड़ी चीज़ हुई? देखिए शिक्षा से बेहतर कोई काम नहीं है, क्योंकि शिक्षा के स्वरूप बदलते हैं। खेल की शिक्षा भी हो सकती है, कौशल की शिक्षा भी हो सकती है, नैतिक शिक्षा भी है, और जो हम कॉपी किताब में पढ़ के लिख के हिंदी, इंग्लिश, अंक गणित सीखते हैं वो भी शिक्षा है। तो शिक्षा से बेहतर तो समाज को आत्मनिर्भर बनाने का कोई विकल्प है ही नहीं। तो उससे जो संतुष्टि, आपको तब संतुष्टि मिलती है जब आप सुनते हैं कि उस फला बच्चे का पुलिस में सिलेक्शन हो गया, उस बच्चे का आज गोल्ड मेडल लग गया। तो फिर और अच्छा तब लगता है जब विदेश में आपके साथ जुड़े हुए लोग अपने प्रकल्प खड़े करते हैं। हम लोगों के साथ का एक छोटा सा बालक था हिरंचपा गांव का, मनोज। आज मनोज यूएस में है, ऑन्कोलॉजी पे काम कर रहा है, वहाँ बड़ा सीनियर साइंटिस्ट है। हमारे साथ का ही एक बालक मनीष, वो वियतनाम में है, उसकी 6 ब्रांचेज हैं वहाँ पे। तो खुशी होती है जब हम देखते हैं, और फिर एक कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है। जैसे आपने देखा है कोरोना के समय वायरस था, आप पास में बैठते थे तो वायरस
यहाँ से वहां हो जाता था, आपको बीमारी लगती थी। तो ये अच्छाई की भी एक बीमारी है, वायरस है ये अच्छाई का। आप जुड़ोगे, अच्छाई यहाँ जाएगी, वो फिर आगे बढ़ेगी। स्वाभाविक बात है, ये तो सही। नहीं तो जैसे आपने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने जो काम किए उनसे आपको संतुष्टि है, तो और ऐसी कौन कौन से उपलब्धियां हैं, अगर अपन माने कि आपके एनजीओ के माध्यम से आपने जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, क्या उपलब्धियां आपकी रही? हमने सुना है आपने इंडिया लेवल तक बच्चों के लिए भेजा है, शतरंज में भेजा है, अन्य गेम्स में भेजा है, पढ़ाई के क्षेत्र में भी बहुत बच्चे आगे गए हैं, जैसा आपने बताया वियतनाम और यूएस में भी आपके साथ के लोग गए हैं। तो ये सब कैसे कर लिया? पहले तो भाई साहब आपको खुद को भी जानकारी रखनी पड़ती है और अपने तक पहुंच खुली रखनी पड़ेगी, आप तक कोई भी पहुंचे और आप किसी तक भी पहुंच सकें। नहीं तो एक संकोच होता है, जैसे कई बार आप सोचते हैं मैं इससे क्यों बात करूं, मेरा इससे क्या लेना देना, मेरा क्या काम, वो आपको ख़त्म करना पड़ेगा। आपको उस हर व्यक्ति से मिलना पड़ेगा या उसको समझना पड़ेगा जो आपके सामने है किसी भी कारणवश, और फिर आपको उसमें संभावनाएं तलाशनी पड़ेंगी। और ये एक सीधा संवाद जब चालू होता है तो वो एक सिस्टम बन जाता है। हमारे बीच का एक बालक है अजय कुर्मी, तो अजय जो है वो भानगढ़ के पास मुड़िया देरा गांव का रहने वाला है। अजय साथ में रहता था, अजय ने कंप्यूटर सेंटर्स चालू किए, अभी 400 लोगों को तो वो सब्सिडी दिला चुका है, छोटी बड़ी आर्थिक रूप से, और माननीय पीयूष गोयल जी ने अभी उसका सम्मान भी किया था। अच्छा, तो खुशी तब ज्यादा होती जब आपके साथ के लोग आगे बढ़ते हैं। आजकल समय क्या है, साथ वाले को नहीं बढ़ने देते, ये थोड़ा सा समय बदला है, ये राजनीति वाला है। हाँ, ये राजनीति आप जितना अपने साथ के लोगों को आगे बढ़ाओगे आपको उतनी खुशी होनी चाहिए, वही सही समाज सेवा है। क्या समाज सेवा आप करते हो, बहुत अच्छी समाज सेवा करते हो। हम भी पत्रकारिता लाइन में हैं और आप समाज सेवा लाइन में हो। प्रॉब्लम उस समय आती है जब हम कुछ अच्छा करते हैं और सामने से हम पर अटैक होने लगते हैं, विरोध होने लगता है, अरे ये तो बहुत कमाई कर रहे हैं, ये तो बहुत ब्लैकमेल कर रहे हैं, ठीक है। अब लोगों को हमारे संघर्ष के बारे में पता नहीं होता। ऐसी कौन कौन सी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा जिन्हें आपने बड़ी सहजता के साथ सुलझा दिया? भाई साहब, ये वयत कंटका किरण मार्गे है, कांटों से भरा हुआ रास्ता। एक बार फिर तो कौन सा ये वयत कंटका किरण मार्गे, मतलब कांटों से भरा हुआ रास्ता है। क्यों है? देखिए, इसमें चुनौतियां जो है, सबसे पहले तो ये चुनौती है कि आपको अपना व्यक्तिगत समय कम करके वो समाज को देना। दूसरा, जब आप ऐसा करते हो तो वो लोग जो समाज के ठेकेदार हैं उनको बुरा लगता है, ये क्यों कर रहे हैं। फिर थोड़ा आपका और चुनौतियों को आप आगे बढ़ते जाते हो संघर्ष करते हुए, तो राजनीतिक लोगों को बुरा लगता है कि ये क्यों कर रहे हो। और दिक्कत ये होती है कि कोई आपसे सीधे आके नहीं पूछता कभी भी, आपका बहुत अच्छा जानकार है, वो घुमा फिरा के यहाँ वहाँ आभा मंडल में चीज़ों को छोड़ता रहेगा। अगर सीधे आके पूछेगा तो आपका सहयोगी बनेगा, आप उसका सहयोग ले लोगे, आप और बेहतर काम करोगे। बशर्ते इसके लोग आपका रास्ते में ये जाने बिना कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका काम क्या है, आप क्यों कर रहे हो। अगर ये कर रहे हो, देखिए, दो तरीके के काम है दुनिया में, अच्छे काम है, बुरे काम। बुरे काम में बहुत पैसा है और बहुत जल्दी पैसा आता है, अच्छे कामों में बहुत कठिन होते हैं। लेकिन आपको उसका जो लोकेशना है लोगों की, आपकी उनकी लोकेशनाओं से टकराव होता है। उनको ये लगता है यार मैं क्यों नहीं हूँ इस खबर में। तो आप आओ, संघर्ष करो, जमीन पे उतरो, लोगों की मदद करो। और पिछले काफ़ी लंबे समय से मैंने प्रयास किया है कि मेरा कहीं नाम ना आए, मेरे कोई विषय हमारा नहीं। पहले आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते थे, आपकी कविताएं आती थी। कविताएं क्या है भाई साहब, सच लिखती हैं, और सच लिखते हम अभी भी हैं, लेकिन अब पढ़ाना बंद कर दिया क्योंकि अब डर लगने लगा। खुद ही पढ़ लेते हैं। लेकिन वो फिर कवि किस काम का जो खुद ही वायरल नहीं होगी वो कि कैसे करना चाहिए आपको, हमारे ख्याल से करना नहीं। जब भी आप कविता लिखोगे ना तो तात्कालिक विषयों पे होती है, और तात्कालिक विषय ज्वलंत मुद्दे होते हैं। बेरोजगारी हो सकती है, समाज में भुखमरी हो सकती है, युद्ध हो सकते हैं, तो उससे कुठाराघात होता है हमारे नेतृत्वों को। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई जो है अपने चुपचाप धीरे धीरे प्रयास करो लोगों को शिक्षित करने का। राजनीतिक लोग कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होते हैं, तो जब वो प्रभावित होते हैं तो फिर इसीलिए बेहतर है हम नजर में भी ना आए और अपना काम चुपचाप करें। आज के समाज में सबसे बड़ी समस्या आप क्या मानते हैं?
भाई साहब, हमारा ये मानना है कि हमारे देश में सबसे बड़ी जो समस्या है, लोगों को ये नहीं पता है कि वो क्या करना है, मगर कर रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, मगर है वो। जैसे आप देखिए, आज एक वर्ल्ड इकोनॉमी हो गई है, एक विश्व व्यापार है, वासुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं। तो हमारा किससे प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए? हमारी चाइना से होनी चाहिए, हमारी यूएस से होनी चाहिए। और हमारी जो जनसंख्या है वो हमारी एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो हम अपनी इस शक्ति का प्रयोग करें, जनसंख्या वाली का। जैसे आप देखिए, जगह जगह जो पैकेज फूड है, तो वो पैकेज फूड है, उसमें इतनी मिलावट है कि वो कई बीमारियों को जन्म। यहाँ पे एक मिनट हम आपको रोकना चाहेंगे। आप अक्सर एक बात करते, जब भी हम आपसे मिलते हैं आप कहते हो भैया इस समय लोग, जनता, देश के लोग भूख से नहीं मर रहे हैं जितना खा के मर रहे हैं। तो ये उल्टी बात हमें लगती है कि यार भूख से नहीं मर रहे, खा के मर रहे हैं। ये शायद आप इसी विषय को लेके कुछ कहना चाह रहे हैं, वो आप बताइए, ऐसा आप क्यों बोलते हो? क्या है भाई साहब कि भूख से मरने में बहुत समय लगता है, लेकिन इतना, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो यश हो, चाहे वो धन हो, ये हर व्यक्ति को अकेले खुद को चाहिए। अब जब दूसरों का हिस्सा आप खा लोगे तो आप कैसे स्वस्थ रहोगे? पद, पैसा, प्रतिष्ठा। हाँ, पद, पैसा, प्रतिष्ठा दूसरों की चाहिए। अपने पास जो है वो तो ठीक है, मगर दूसरों की भी चाहिए। और अभी हम थोड़ा विषय पे वापस आएंगे कि जो बाजार में खाद्यान्न मिल रहा है कि मूंग में जहर है, तो उस को क्या लंबे समय में हम लोगों को शिक्षित करके बता नहीं सकते थे कि नहीं, ये हमको ऐसा करना है? जो विक्रेता बाजार में दवाइयाँ बेच रहे हैं, क्या वो किसी सरकार की नज़र में नहीं है कि ये दवाइयाँ बिक रही हैं? या जो दवाइयाँ बिक रही हैं, क्या उस पर जीएसटी नहीं लग रहा है? तो एक तरफ तो हम बाजार में शराब भी बिकने देते हैं, तंबाकू भी बिकने देते हैं, जहरीली दवाएं बिक रही हैं, और दूसरी तरफ हम उन पर रोक लगाने की बात करते हैं कि इनका उपयोग मत करो। तो हमको किसी एक तरफ तो खड़ा होना पड़ेगा। दोनों नाव में सवार होकर हम अपने समाज को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं? सही बात, सही बात। अक्सर सिगरेट की डिब्बी पे लिखा रहता है, लिखा रहता है हानिकारक है, कैंसर करती है, या ये सब चीज। इसके बाद भी लोग उपयोग करते हैं, फिर सरकारें बिकवाती क्यों है? एक बड़ा प्रश्न। आप देखिए ना, दुबई में या ऐसे देशों में जिनको अरब कंट्रीज है, वहाँ नहीं बिकती सिगरेट, तो हम क्यों नहीं बैन कर सकते? हम भी हमारा एक और प्रकल्प है, हमारा युद्ध नशे के विरुद्ध। मतलब ये भी लगातार हमारा युद्ध नशे के विरुद्ध। इसमें क्या आपके क्या प्रकल्प? इसमें जो नए बच्चे हैं उनमें तंबाकू की लत ना लगे, तंबाकू मुक्त हो। और हमारा जो प्रकल्प है, सारे लगभग 130-32 लोग हैं जो लगातार दिन रात काम कर रहे हैं हमारे साथ में। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो तंबाकू खाता हो। अच्छा। हाँ, एक भी व्यक्ति नहीं है जो तंबाकू खाता हो। तो यही प्रयास है कि जो जुड़ता है उसको शर्त पहली ये होती है कि आपको व्यसन मुक्त होना पड़ेगा, तब आप हमसे, हमारे संगठन से, विचारधारा से जुड़ पाओगे। आपसे एक बार और बात हुई थी सत्यजीत भाई, आपने कुछ इसी चीज़ को लेकर बताया कि आजकल खाने को लेके कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, नए नए पेस्टिसाइड आ रहे हैं, मिलावटी चीज़ें आ रही हैं, तो उसको लेके आपका एनजीओ या आप या आपकी टीम क्या काम कर रही है कि ये सारी चीज़ें ना हो, लोगों में बीमारियां हो रही हैं खाने की वजह से हो रही हैं? भाई साहब, अभी बहुत सारे बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, कॉलेजेस हैं, देश के, प्रदेश के, प्रेस्टीज के भी बच्चे हैं, पायनियर के हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के बच्चे हैं। तो ये ट्रेनिंग करने हमारे संगठन में आते हैं। तो इन बच्चों को हम ये विषय देते हैं कि बाज़ार में जो रंग बिक रहा है, खाने के सामान में मिलने वाला, बाज़ार में जो तेल का उपयोग हो रहा है, जो मसाले हैं, आप इनकी जांच करके हमको रिपोर्ट सबमिट करो कि इनमें कितना ज़्यादा मिलावट है, क्योंकि ये मिलावट ही तो रोग का कारण है। और हमारे यहाँ जो रासायनिक चीज़ों की मिलावट हो रही है खाद्यान्न में, उसके लिए लेबोरेटरीज़ की कमी है। तो वो लेबोरेटरीज अभी हमारे यहाँ जिला स्तर पे भी नहीं है प्रदेश में। तो लगातार इसके लिए हम सरकार को लिखते हैं, ट्वीट करते हैं, और कई सारे ट्वीट्स पे ध्यान भी दिया जाता है, उन पे काम भी होता है। जैसे मिट्टी परीक्षण के लगातार ट्वीट किए, तो फिर सरकार ने वो मिट्टी परीक्षण के लिए प्राइवेट हाथों में देना चालू किया। हम लोगों ने लगातार गिरदावरी के लिए ट्वीट किया, माननीय शिवराज जी को खुद लिख के दिया कि ये गिरदावरी एक बड़ा कठिन विषय है। तो अब आप देखिए, वो 7 रुपये प्रति खेत के हिसाब से गिरदावरी होने लगी। तो आप 100 बातें लिखोगे, 2 बातें भी अगर मान ली जाती हैं, सुन समझ ली जाती हैं, तो आप मान के चलिए वही सफलता है। अच्छा, एक अच्छे सफल समाज सेवी के रूप में आपने काम किया है, तो आपको पॉलिटिकल हम नहीं बोलेंगे,
शासन प्रशासन स्तर पर आपको कितना सहयोग मिलता है या मिलता भी है? भाई साहब बहुत सहयोग मिलता है। मतलब जो IAS कैडर होता है या अधिकारी होते हैं, चाहे वो कोई भी विभाग हो, सहयोग करता है वो कभी, क्योंकि अब ना नए बच्चे आ रहे हैं पढ़ लिख के, चाहे पुलिस महकमा हो, रेवेन्यू महकमा हो या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हो, सब में नए नए बच्चे आ रहे हैं। तो कभी हम लोगों को ऐसा महसूस नहीं हो कि कोई असहयोग है। सहयोगात्मक भावना से ही काम करते हैं अधिकारी और अच्छे से मिलते हैं। हाँ। अच्छा, इसमें राजनीतिक लोगों का भी सहयोग? राजनीतिक लोग सुनना नहीं पसंद करते हैं कोई सामाजिक क्षेत्र की अच्छी बात, मतलब उनको लगता है ये कौन सी भाषा में बात हो रही है, तो इसलिए वहाँ थोड़ा सा कठिन लगता है। अच्छा, चूंकि एक प्रश्न हमारा था युवाओं की भागीदारी समाज सेवा में कैसे बढ़ाई जा सकती है। आप तो लगातार युवाओं के लिए काम कर रहे हो, लेकिन अन्य लोग हैं तो इस क्षेत्र में युवा ज़्यादा से ज़्यादा है। जैसे एक हमारे बीच एक लड़का है, हम आपके लिए बात करेंगे। हाँ। आराम से पानी लेंगे आप? नहीं बस ले लो। हाँ। थक गए हो? नहीं। हाँ। निखिल अग्रवाल का हाँ। वो जीवित आशा फाउंडेशन चलाता है, बराबर काम करता है, बिल्कुल टोटल, मतलब अनार्थिक रूप से सब काम उसकी एक टीम है। हमारी इस वाली पॉडकास्ट टीम में भी वो काम कर रहा है, हमें सहयोग करता है। तो इस टाइप के युवाओं को जब हम उसकी सुनते हैं, आप भी उसे सुनोगे, देखो बहुत अलग हटके जो आपकी सोच है, लगभग उसी सोच के साथ वो लड़का भी आगे बढ़ा। तो इस तरीके से और भी युवाओं को आना चाहिए, आपका क्या मानना है? भाई साहब आपको बताएं, हर व्यक्ति, युवा नहीं, हर व्यक्ति चाहता है समाज के लिए अच्छा करे, बुरा व्यक्ति भी चाहता है समाज के लिए अच्छा करे, लेकिन उसको अवसर नहीं मिलता है, उसको एक सही रास्ता नहीं मिलता है। तो आपने अखबारों को पढ़ा होगा, अखबारों में सिर्फ रोज में पढ़ने में आता है कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया, यहाँ दुर्घटना हो गई, डकैती पड़ गई। तो हमारा ये कि अगर आप सकारात्मक चीज़ें अखबारों में छपेंगी, टीवी चैनल्स पे आएंगी, अच्छे लोगों के विषय आएंगे कि समाज के लिए क्या काम किए गए, क्या प्रेरणा हुई, तो उसको देख के युवा अपने आप आकर्षित होता है। मतलब ये मानव का एक स्वभाव है कि मेरे को अच्छा ही करना है। आप बुरे आदमी को भी पूछोगे तेरे बेटे से क्या कराना, बोलेगा पढ़ाई कराना है। गुंडा डाकू ये भी कहेगा मेरे बेटे को पढ़ाई कराना है। तो हर इंसान के अंदर अच्छा ही इंसान है। हमने देखा है सत्यजीत भाई, गांव के क्षेत्रों में जब हम पत्रकारिता के पर्पज से कहीं जाते थे तो वहाँ पे लोग कहते थे स्कूल में जो बच्चे हैं, 8वीं क्लास के बच्चे हैं, 10वीं क्लास के बच्चे हैं, वो आगे आने वाले युवा, आप उनको बड़ा अच्छी मोटिवेशन देते थे, बढ़िया लाइन देते थे सफाई को लेके, स्वच्छता को लेके। तो आपने युवाओं को लगातार आगे बढ़ाया है, इसके लिए निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। एक हमारे यहीं का कटरा वार्ड का लड़का है, पंछी करके बोलते हैं उसको, वो बहुत अच्छा बाजे बजाता है, बहुत सारे वाद्य। अच्छा। तो उसको हमने एक सैक्सोफोन गिफ्ट किया और वो सैक्सोफोन बजाने लगा। उसकी खुद की एक बैंड बाजे की टीम तैयार हो गई। तो आप ये क्यों मानते हैं कि कोई भी क्षेत्र छोटा क्षेत्र है? बल्कि हम तो ये कहते हैं सरकारों से कि ये डीजे बंद करा के बैंड बाजे वालों को ट्रेनिंग देके वो बैंड बाजे बजाए जाए। हमारा एक धानक समाज है, उसको कितना फायदा होगा, 8-10 लोगों को रोजगार मिलेगा। और डीजे से जो छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे, जीव जंतु मर जाते हैं उस कंपन से, उसकी जगह हमारे यहाँ की कला और संस्कृति जो है वो आगे आएगी। चाहे नौरता हो, बरेदी हो, राई हो, ये कई ऐसे हमारे हर क्षेत्र और हर अंचल का अपना एक वाद्य है, उनकी अपनी एक लोक कला है, तो हम उसको प्रोत्साहित करें। आजकल एक चीज़ देखने में आ रही है, हालांकि आप अगर इसका उत्तर देना चाहें तो आप दें, कि इन दिनों समाज सेवी लोग भी कहीं ना कहीं जातिवाद के चक्कर में पड़ गए हैं। मतलब कि ये हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण हैं। तो ये जातिवाद जो इन दिनों बहुत ज़्यादा देश में चल रहा है, हम किसी व्यक्तिगत रूप से किसी की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये देश के लिए कितना घातक है और इसको आप जैसे लोग कैसे दूर करवा सकते हैं? भाई साहब, एक तो अगर ऐसा कहीं हो रहा है, एक तो हमारी जानकारी में नहीं है, अगर ऐसा हो रहा है तो वो समाज सेवा नहीं है, वो कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हित के लिए कुछ काम कर रहा होगा और निश्चित रूप से गलत है। मानव के अलावा और कोई जाति नहीं है, और फिर वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, वो सब एक है हम लोगों की नज़र में। तो और यही हमारी अपेक्षा है कि यही होना भी चाहिए। यही होना चाहिए। ऐसा कोई वाकया इस पूरे आपकी अभी तक की जो आपकी यात्रा रही है, जीवन यात्रा कहें, समाज सेवा की यात्रा कहें, कोई ऐसा वाकया हो जो आपके दिल को छू गया हो और जिसने आपकी सोच बदल दी?
भाई साहब ऐसे तो ना वाकये तो बहुत सारे होते हैं, तो एक कोई विशेष वाकया याद रखना कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी हम नाम तो नहीं बताएंगे आपको जी। एक गांव की बच्ची ऐसे वर्ग से जहां पढ़ाई लिखाई से वंचित रखा जाता है, बच्चियों की जल्दी शादी कर दी जाती है, तो उसने लगातार मेहनत की, पढ़ाई की, और ऐसे अवसर आए जब वो बीच में सब कुछ छोड़ के वापस जाना चाहती थी, तो फिर लगा कि नहीं, अपन को ये वृहद रूप से बच्चियों को बढ़ाने का काम करना चाहिए, बौद्धिक रूप से वो सक्षम हो, आर्थिक रूप से सक्षम हो, अपने पैरों पे खड़ी हो। और फिर उसके बाद से हमारी पूरी टीम ने, हम लोगों ने वो फोकस कर दिया कि नहीं, इस दिशा में काम चालू किया है। बहुत बढ़िया। आपको यदि हम आपसे पूछे, एक व्यक्ति, एक किताब या फिर एक घटना जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा दी, आप बता सकते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उनसे ज़्यादा मतलब वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं अटल जी। और किताब के लिए तो वयम रक्षामा एक पुस्तक है, जिसमें रावण का पूरा व्याख्यान है, कैसे रावण का पूरा जीवन निकला, और है वो वयम रक्षामा, लेकिन श्री राम के ऊपर उसमें काफ़ी लिखा गया है, तो वो एक हमारे लिए ऐसा लगा। आपने वो किताब पढ़ी? वो किताब पढ़ी है, वयम रक्षामा। घटना कोई ऐसी आपको याद आती हो, एक और कोई ऐसी जिससे जो प्रेरणा दे गई? एक वाक्य वो हो गया जो आपने बताया लड़की वाला, कोई ऐसी घटना हो गई हो, आप कहीं जा रहे हो, कहीं अपने समाज सेवा के उद्देश्य अपनी टीम के साथ कुछ ऐसा घटित हो गया हो जो आपको प्रेरणा दे गया हो कि हमें ये भी करना है? भाई साहब, ये जो छोटी छोटी चिड़ियाँ रहती हैं, तो एक बार हम लोग रास्ते में थे, वहाँ कुछ समय पहले एक समारोह हुआ था और दोपहरी के लगभग 2-2:30 बज रहे थे, तो वहाँ डीजे वगैरह निकले थे, तो चिड़िया के छोटे बच्चे जो जन्म लेते ही अंडे थे, वो लगभग 7-8 बच्चे नीचे पेड़ के नीचे पड़े हुए थे। तो उसके बाद से हम लोगों ने ये तय कर लिया, एक तो इनको पानी, दूसरा इनको दाना, और तीसरा डीजे का विरोध। ये हमको 3 काम करने हैं। और अभी तक तो ये होता था कि डीजे की आवाज़ से तकलीफ थी, अब नए डीजे में वो लाइटें आने लगी हैं। तो जब कोई आप ट्रैफिक से जाते हो, अब आप एक बात कल्पना करो, उस परिंदे को तो रात का ही समय मिल रहा है ना सोने के लिए, हम रात को भी उनके पेड़ों पे लाइट डाल रहे हैं। शहर में कहाँ से रहेगा वन्य जीवन, या प्राणी कहाँ से रहेंगे, पक्षी कहाँ से रहेंगे? असल में तो ये धरती उन्हीं की है, हम सब तो कब्जा करके बैठे हैं और कब्जा करते जा रहे हैं। हमने देखा है, आपने अपने जो आपके गांव के खेत वगैरह हैं, आपके घर हैं, या आपके घर पे भी देख के आए, आप एक अलग से चिड़ियों के लिए, एक अलग सबके लिए एक बनाए हुए हैं बॉर्डिंग हर जगह। हाँ, हर जगह बना हुआ है। हर जगह चिड़ियों को तो भोजन रोज मिलेगा, मतलब जहाँ जहाँ भी हम कुछ कर रहे हैं वहाँ चिड़ियों को भोजन रोज मिलेगा, ये पानी मिलेगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कोई ऐसी कहानी जो हर घर में पहुँचना चाहिए आपके माध्यम से, या कोई ऐसा संदेश जो हर घर में जाना ही चाहिए? भाई साहब, ये हर घर की कहानी है और हर घर में पहुंचनी चाहिए कि हम अपने बच्चे का विकास कैसा कर रहे हैं, हम उसमें संस्कार क्या डाल रहे हैं। क्योंकि अगर उसमें संस्कार नहीं होंगे तो अभी आपने घटनाक्रम देखते हो आप टीवी में, शादी के 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, और हम लोगों के पास भी ऐसे विषय आते हैं जो पारिवारिक कलह के विषय होते हैं, आपस में विवाद के विषय होते हैं। तो हमको छुटपन से ही बच्चों को परिवार क्या होता है, रिश्तेदार क्या होते हैं, रिश्ते क्या होते हैं, ये सब समझाना पड़ेगा। प्रकृति क्या होती है और हमें प्रकृति का कैसे संरक्षण करना है। क्योंकि आप देखिए, राम जी का वन में जाना सिर्फ रावण का वध नहीं था, उनका संदेश था। आखिर भगवान हनुमान जो हैं वो वानर रूप में क्यों है, गरुड़ गिद्ध के रूप में क्यों है? ये एक संदेश है कि पशु पक्षी जो भी ये संरचना है प्रकृति की, ये सब आपके लिए है और आप इसके लिए है, इनका संरक्षण पहले करना है आपको। गिलहरी को भी तो उन्होंने देखो महत्व दिया, गिलहरी ने पानी छिड़का, निकाला। सही। तो हमको हर छोटे छोटे पशु पक्षी प्राणी का ध्यान रखना पड़ेगा, और ये शिक्षा जब बच्चों में आ जाएगी तो समाज के हर घर में जानी चाहिए।
इस पॉडकास्ट के अंतिम दौर में चल रहे हैं सत्यजीत भाई। आगे आने वाले 5 वर्षों में आप अपने आप को, अपनी संस्था को कहाँ देखना चाहते हैं? भाई साहब, हम तो ये चाहते हैं कि जैसा हमारी संस्था काम कर रही है ऐसी बहुत सारी संस्थाएं काम करें। हम उनके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। कोई नई संस्थाएं आगे बढ़े तो हम उनका सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि समुंदर में एक बूंद जल से भी कम है। हम लोग जो हमारे प्रयास हैं वो बहुत कम है, इतना नहीं है। तो तभी बढ़ेगा जब हम और लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। और शिक्षा और कौशल, ये हमारा एक सपना है कि गांव का हर व्यक्ति लिखना सीखे कि मेरा ये काम मुझे कराना है खुद। उसके लिए वो किसी के पास हाथ जोड़ के ना जाए। आप देखिए आजकल लोग तस्वीरें डालते हैं कि लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं और आप साहब बैठे हैं कुर्सी पे, आज इनकी समस्या का हमने निराकरण किया। हम किस युग में हैं? आज़ाद भारत में। हम कौन होते हैं समस्या का निराकरण करने वाले? एक तंत्र है, उस समस्या का निराकरण स्वयं होना चाहिए उसका। तो तब देश सही रहेगा कि आदमी को किसी के पास अपने काम से नहीं जाना पड़े। यदि आप राजनीति में होते तो आप वो कौन से काम करते जो आज के राजनीतिकों को या जनप्रतिनिधियों को, वो कोई भी हो, हम व्यक्तिगत रूप से नहीं कहेंगे, विधायक, सांसद, जो, तो आप मैंने वो कौन से काम करते जो आजकल के जनप्रतिनिधि करना चाहिए? भैया, आपने ऐसा प्रश्न पूछा है, एक मछली से पूछा है आपने कि अगर तुम हवा में उड़ रहे होते तो कैसे उड़ते? मतलब हम होते नहीं, हम होते ही नहीं। एक्चुअली राजनीति हम लोगों के लिए उसमें कोई पैरामीटर तो होता नहीं है राजनीति में कि एजुकेशन का लेवल रहता हो कि आपको इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, या कहीं पे ये लेवल रहता हो कि आप इस कैटेगरी के बाद ही कर पाओगे, इस पढ़ाई के बाद, इस कौशल के बाद कर पाओगे। तो वो थोड़ा सा समझ के बाहर हो अक्सर जाता। देखा है, आप भी स्कूल में थे, एक तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता हुआ करती थी, उसमें विषय दे दिए जाते थे, कुछ पर्चियां, उसमें विषय आ जाता था यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं मुख्य। फिर भी हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप नहीं हो, इस क्षेत्र में नहीं है, लेकिन यदि आप होती तो क्या करते हो, क्या नहीं करते? एक तो लोगों की आंखें खोलते हैं। दो तरीके के लोग हैं, एक सच में सो रहा है और एक सोने का बहाना कर रहा है। वो सो नहीं रहा है, वो आंखें मूंद के बैठा है। तो जो सो रहा है उसको उठाना आसान है, और जो सोने का बहाना कर रहा है उसको उठाना बहुत कठिन है। तो जो सोने का बहाना कर रहा है उसको उठाना चाहिए, क्योंकि आप ये देखो, इतनी बड़ी जनसंख्या, चाइना से ज़्यादा। आज चाइना पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रोल किए। हमारे यहाँ अरबपति, करोड़पति लोग बन रहे हैं गरीबों के स्किल से, गरीबों के ज्ञान से। आज भारत सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है मैन पावर का। जैसे आपने देखा ना, शहडोल से, कटनी से हमारे यहाँ हमारे बंधुवर आते हैं, श्रमिक आते हैं और यहाँ खेतों को काट के जाते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये सब विदेशों में जाते हैं, काम करके आते हैं। फिर H1 वीज़ा, ये वीज़ा, वो वीज़ा, वहाँ की प्रताड़ना, वहाँ की समस्याएं। तो हम अपने देश को सक्षम बनाते, आत्मनिर्भर बनाते। भाई, हम सबसे बड़े कपड़ा उत्पादक थे। आपको ध्यान है, एक सिल्क रूट हुआ करता था देश का, जहाँ से रेशम जाया करता था। आज हमारा देश सब कुछ इंपोर्ट कर रहा है, कपड़ा बनता ही नहीं हमारे यहाँ। तो हम लोग इस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के साथ मिलके हम अलसी के टांटरे से लिनिन बना रहे हैं। तो उसका एक फेज हमने कर लिया है पूरा। बेर है जैसे, तो बेर USA, वियतनाम, सिंगापुर बेर जा रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता। अभी एक हमारी रिसर्च टीम है, उसने पता लगाया कि बेर कहाँ जाता है, क्या होता है। पता लगा वो चिदम्बरम पोर्ट जाता है, चिदम्बरम पोर्ट से फिर आगे चला जाता है। उसमें मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, एंटी कार्सिनोजेनिक है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो हम अपनी क्षमताओं को पहचानें, आँखों को खोलें और विज्ञान के साथ चलें। विज्ञान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा धर्म भी विज्ञान है। हम मतलब किसी भी चीज़ को, झूठ को न माने, जो है उसको करें, पढ़ाई करें, विज्ञान को माने और प्रामाणिकता पे भरोसा करें। विज्ञान प्रामाणिकता, विज्ञान। सही। आपको हमने सुना है कई जगह पे बुलाया भी जाता है, आपकी स्पीचेज होती हैं, तो अभी आपको किन किन जगहों पे बुलाया जा चुका है, किन जगह पे आप जाने वाले हैं? अभी मुंबई टिस लगातार बुलाता है हमको, और अभी छत्तीसगढ़ में भी, बस्तर में बुलाया जाता है। अभी दुर्ग में है 26 तारीख को एक कार्यक्रम, 26 जून को। क्या विषय होते हैं वहाँ पे? कृषि का व्यवसायीकरण कैसे कर सकते हैं, कृषि से कैसे उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। एक हम लोग प्रोग्राम रन करते हैं फार्म मैनेजर का। उस प्रोग्राम में एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक प्रशांत रघुवंशी हैं खुरई के,
उनने उसको ज्वाइन किया था और अभी उनका 200 किलो प्रतिदिन का पनीर का उत्पादन है। अच्छा। उनका क्रीम का उत्पादन है। तो ये एक और प्रोग्राम है कि जो बच्चा 8वीं या 10वीं से आगे नहीं पढ़ पाया या 12वीं तक ही पढ़ा है, गांव का है, बहुत सारा धन नहीं है उसके पास, तो वो फार्म मैनेजर से जुड़ के और अपने छोटे छोटे कामों से आगे बढ़ सकता है। जैसे छोटी नर्सरी लगा ले वो अपने लिए, लेकिन काम सब सीधे साधे हैं। मतलब ऐसा काम नहीं है कि आप एक दिन में बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। हाँ, समय धीरे धीरे लगेगा। मतलब वो ये है कि आपके पास एक रोजगार है, हाँ, आप धीरे धीरे उसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। बिल्कुल। अंतिम हम आपसे बात करना चाहेंगे कि युवाओं के लिए या इस देशवासियों के लिए या बीना वासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपना जीवन स्तर सुधारें या आगे बढ़ें? देखिए भाई साहब, एक तो जिसका जो विषय है आप उसके सामने वो विषय रखें। जी। देखिए, मान लीजिए मेरे को राजेश भाई साहब से कुछ कहना है, अब मैं उनसे नहीं कह रहा हूँ, मैं 4 लोगों से राजेश भाई साहब की बुराई कर रहा हूँ, तो उससे क्या फर्क मिलेगा? उससे कुछ नहीं होना। जो बात है वो सीधी करें, सीधी करें। आपके प्रतिनिधि से कोई विषय है उसको रखिए, आपका अधिकारी से विषय उसको रखिए, और यही परिवारों में हो कि आपकी जो बात है वो सीधी सीधी रखो, स्पष्ट रखो। दूसरा, आप व्यसन मुक्त हो। अब व्यसन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ शराब, जर्दा, तंबाकू यही व्यसन है। एक अहंकार भी व्यसन है, धन का भी व्यसन है। भाई लोग सोचते हैं ना, मैं मेरे अलावा कुछ नहीं, तो वो व्यसन ही तो है, और फिर वो गिरते हैं नीचे। तो वो थोड़ा सा दूसरों को मौका दो, सबको बढ़ने दो, सबका विकास सबका साथ, वो एक संदेश है। तो ये थे सत्यजीत सिंह ठाकुर, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें कही अपने एनजीओस के बारे में, अपने समाज सेवा के बारे में। हमने इनसे बहुत कुछ जाना, सीखा, और निश्चित रूप से हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं सत्यजीत भाई। और आपके लिए 2 शब्दों के साथ हम यहाँ से विदाई देना चाहेंगे कि वो खुद तय करते हैं मंजिलें आसमानों की, वो खुद तय करते हैं मंजिलें आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यजीत भाई, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, आज हमारे बीच आए उन्नत कृषक और समाज सेवी सत्यजीत सिंह ठाकुर, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की, पारिवारिक चर्चाएं की, कई जगह पे भावुकता भी उनके चेहरे से झलकी, कई जगह पे हमने ऐसी भी कुछ चर्चाएं की कि उनके साथ क्या कुछ घटित हुआ, कहाँ विरोध हुआ, कहाँ किस तरह से उन्होंने अपने आप को संभाला। ऐसे ही अन्य व्यक्तित्वों के साथ हम लगातार चर्चा करते रहेंगे, आपके सामने उन्हें लाते रहेंगे। हमारा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आरजेस रियल टॉक।